So hello everyone, this is Manoj sir. ठीक है, I hope you all are fine. So today we are going to start with a new part that is annual assessment part. ठीक है, तो today I am going to explain कि how will you write the annual assessment at home. ठीक है, आपको कैसे annual assessment का पूरा वर्क करना है. ठीक है, and what are the chapters I have taken and how it is helpful in even in 9th and 10th standard also. ठीक है, तो मैं आप लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, so in annual assessment part of science I have taken almost 8 to 9 chapters. ठीक है, that are going to help in class 9th also and even class 10th also. ठीक है, तो हमको देखना है. देखो जैसे मैंने सपोज मैं आपको एक बार पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि like I have taken chapter number 7 that is conservation of plants and animals. ठीक है, that is the part of the environment. ठीक है, then chapter number 8 cell structure and function and it will also come in class 9th also. ठीक है, with the name that is chapter number 5 the fundamental unit of life. So in that even we are going to discuss completely about the plant cell, animal cell and what are the functions of cytoplasma, nucleus and all those things. ठीक है, so chapter number 8 I have taken. ठीक है, then chapter number 9 that is introduction in animals, that is going to help in class 10th also because we have a chapter of reproduction in class 10th also. ठीक है, then we have taken chapter number 10 that is reaching the age of adolescence. ठीक है, chapter number 13 ठीक है, that is sound that will again repeat in class 9th also. ठीक है, and we will discuss some more points about sound. ठीक है, then chapter number 14 that is chemical effects of electric current, then chapter number 15 some natural phenomena and stars in the solar system, and at last pollution of air and water. ठीक है, these are the chapters that I have included in that part. ठीक है, annual assessment part, and at last I have taken some one word questions or one sentence questions. ठीक है, that is basic questions. ठीक है, you have to write the answers in just one sentence or one word. ठीक है, तो जैसे सपोज चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ. ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं कि जैसे सपोज यहाँ पे क्वेश्चन देता है कि व्हाट इज एन एलईडी. ठीक है, तो एलईडी का बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एलईडी करते हैं. तो अब सबसे पहले क्या देखो एलईडी का क्या होता है, दैट इज नथिंग बट इट इज ए लाइट एमिटिंग डायोड. ठीक है, दिस इज लाइट एमिटिंग डायोड. ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड. सबसे पहले क्या लिखेंगे इसका, वी हैव टू राइट द फुल फॉर्म कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या है. ठीक है, अब आपको पता है कि इट हैज टू एंड्स. ठीक है, इट हैज टू एंड्स से हम बोल सकते हैं कि इट हैज टू टर्मिनल्स. ठीक है, आपको पता है इसके दो टर्मिनल्स होते हैं. जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं, सपोज आपने जैसे डायग्राम देखा कि एलईडी कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, तो एक टर्मिनल लॉन्गर होता है और एक टर्मिनल जैसे मैंने कहा इट हैज टू टर्मिनल्स. ठीक है, तो वन टर्मिनल वन एंड इज लॉन्गर एंड वन एंड इज शॉर्टर. ठीक है, तो इसको हम बेसिकली कहते हैं वी कनेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द शॉर्टर टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, बिकॉज एलईडी तभी वर्क करेगा जब आपका ये जो लॉन्गर एंड है, लॉन्गर टर्मिनल है. ठीक है, दैट विल कनेक्टेड विद द पॉजिटिव पार्ट एंड द शॉर्टर वन दैट कनेक्टेड विद द नेगेटिव पार्ट. ठीक है, तो ये हमने सिंपल क्या डिफाइन किया, एलईडी को डिफाइन किया. ठीक है, नाउ व्हाई इज इट प्रेफर्ड टू द अदर टाइप ऑफ बल्ब्स. ठीक है, तो इसको हम जनरली प्रेफर क्यों करते हैं, जब भी हमको एक टेस्टर बनाना होता है या हम जब भी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो हम एलईडी क्यों प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू द बल्ब, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि एलईडी जो लाइट एमिटिंग डायोड है इवन दैट कैन वर्क इन वेरी स्मॉल करंट ऑल्सो. अगर एक बहुत छोटी करंट फ्लो कर रही है सर्किट में तो भी ये वर्क करेगी, इसलिए हम इसको बल्ब की कंपैरिजन में हम इसको प्रेफर करते हैं. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एलईडी कैन वर्क इवन एट वेरी स्मॉल करंट ऑल्सो. ठीक है, दैट्स व्हाई एलईडी इज प्रेफर्ड ओवर बल्ब. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये चीज ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट. फिर जैसे हमने और क्वेश्चन देखो जैसे मैं और कोई चैप्टर इंक्लूड करता हूँ तो हम और क्वेश्चन देखते हैं. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिबल साउंड. ठीक है, तो आप लोग को पता है कि वी ह्यूमन बीइंग्स ओनली कैन हियर साउंड ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज. ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ हम कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज तक साउंड बोलते हैं, तो ऑडिबल साउंड. ठीक है, ऑडिबल साउंड के लिखेंगे, ऑडिबल साउंड इज द साउंड. ठीक है, ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से कहां तक, फ्रॉम 20 हर्ट्ज से लेके टू 20,000 हर्ट्ज तक. ठीक है, तो ये जो 20,000 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो रेंज की जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है हम सिर्फ उसी साउंड को सुन सकते हैं एंड दैट इज नोन एज द
ऑडिबल साउंड, ठीक है। तो यू हैव टू राइट द जस्ट आंसर इन वन सेंटेंस और 2-3 लाइन्स 30 वर्ड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन अल्ट्रासोनिक साउंड एंड इंफ्रासोनिक साउंड। तो आप लोग को पता है कि अल्ट्रासोनिक साउंड क्या है। अल्ट्रासोनिक साउंड मींस साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो। Where the sound of frequency range is greater than 20,000 hertz, then it is known as the ultrasonic sound, and sound of frequency range is less than 20 hertz. जब less than 20 hertz हो, जब sound की frequency range कितनी है 20 hertz से कम है, तो that is known as the infrasonic sound, ठीक है। तो this is how you have to write as a difference, ठीक है। जैसे हमें क्वेश्चन क्या पूछे, state the difference between ultrasonic sound and infrasonic sound। तो whenever you write the difference, just make 2 columns, ठीक है। just make 2 columns, यहाँ पे लिखिए आप अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है, यहाँ पे लिखिए आप इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। then just write 3 to 4 points in ultrasonic sound and write 2, 3, 4 points in infrasonic sound, ठीक है। देखो और क्वेश्चन देखते हैं। explain in what ways noise pollution is harmful to humans, ठीक है। आप सबको पता है कि noise pollution, ठीक है, काफी ज्यादा हार्मफुल है, ठीक। इवन इट कॉज हेडेक ऑल्सो, ठीक है, हाइपरटेंशन, ठीक है। तो आप जो भी 3 to 4 पॉइंट्स आप ले सकते हो, ठीक है। देखो अगर हम 1 मार्क क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, जैसे 1 मार्क क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जस्ट आंसर आपको सिर्फ 1 और 2 वर्ड्स मिल रहे हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, which is known as the power house of the cell, that is known as the mitochondria, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो बस मेरा यहाँ पे आंसर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अगर हम जैसे बात करें कि और क्वेश्चन थे, ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन सेल, तो आप क्या लिखोगे, सिंपल सम स्टूडेंट्स विल राइट 1 पेयर, ठीक है। आपको पता है कि देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, ठीक है। और उसमें से सिर्फ एक पेयर होता है जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो वी विल राइट आइदर 1 पेयर, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, या तो मैं सिंपल क्या लिखूं 1 पेयर, ठीक है, और यू कैन राइट आल्सो 2, दैट इज 2 सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इन फीमेल में क्या होता है, फीमेल के केस में दोनों एक्स होते हैं, फीमेल के केस में दोनों एक्स होते हैं, ठीक है। एंड इन केस ऑफ मेल, ठीक है, 1 इज एक्स एंड 1 इज वाई, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्लास में, ठीक है। तो इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे। फिर जैसे पूछे यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी की यूनिट लिखी, तो सिंपली राइट हर्ट्ज, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। आप यू कैन राइट द सिंबल आल्सो, ठीक है, ब्रैकेट में सिंबल लिखिए। यूनिट ऑफ लाउडनेस पूछा है, ठीक है। फिर और क्वेश्चन देखें, जैसे हम यहाँ पे और भी क्वेश्चन देखें। स्पीड ऑफ लाइट पूछा, जैसे स्पीड ऑफ लाइट क्या लिखेंगे, इट इज नथिंग बट इट इज 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और जिसको अगर ये चीज समझ नहीं आती, यू कैन राइट आल्सो इट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट इज 3 लाख, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये साउंड की लाइट की स्पीड है, ठीक है। फिर और भी कुछ पूछा, यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ठीक है। अगर आपको सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस में देखेंगे तो हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं, बेसिकली वी यूज लाइट ईयर, ठीक है। जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूनिट यूज करते हैं दैट इज लाइट ईयर, ठीक है। क्वेश्चन पूछे यहाँ पे जैसे फॉर्मूला ऑफ ओजोन, ठीक है। आपको पता है ओजोन इज नथिंग बट इट इज O3, ठीक है। हम जो सर्वाइवल के लिए हम यूज करते हैं दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज O2, ठीक है, O2, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड O3 आपको पता है O3 इज एन पॉइजनस गैस, बट ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, किससे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो सन से आ रही है, ठीक है। फिर देखो गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। कौन सी गैस है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो यू विल राइट द CFCS, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पूरा लिख सकते हो क्लोरो एंड कार्बन, तो आप ये पूरा। तो इसी तरीके से मैंने अराउंड 30 जितने क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए, जैसे मैंने आपको 5 to 10 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए। तो जस्ट गो थ्रू द चैप्टर्स, ठीक है। जो भी मैंने चैप्टर्स इंक्लूड किए आप उन चैप्टर्स को गो थ्रू करें, देन जस्ट ट्राई टू फाइंड द आंसर्स एंड राइट द आंसर्स, ठीक है, वन वर्ड आंसर्स, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हम जैसे पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर मैंने चैप्टर लिया, तो यहाँ पे लिखा मैंने डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने ग्रीन हाउस देखे हुए हैं। ठीक है, व्हाट ग्रीन हाउस डू। ठीक है, तो उसी के ऊपर हमको क्या लिखना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर मैंने पूछा डिस्क्राइब द थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो काफ़ी ट्रेंडिंग में आजकल कि ताजमहल इज गेटिंग येलोइश इन कलर। ठीक है, उसकी जो सरफेस है दैट इज गेटिंग फेड। ठीक है, वाइट से वो कैसा होता है, येलोइश होता जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट आर द रीजंस दैट ताजमहल इज गेटिंग फेडेड। ठीक है, या फिर मैंने पूछा गंगा के ऊपर। ठीक है, गंगा रिवर इज गेटिंग पॉल्यूटेड डे बाई डे, तो व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, जिसकी वजह से गंगा इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रही है, तो हमको वो चीज़ ऐड करनी। फिर यहाँ पे मैंने पूछा एसिड रेन। आप सबको पता है एसिड रेन क्या होता है। ठीक है, एसिड रेन जैसे मैंने आपको इवन क्लास में मैंने अब एक्सप्लेन कि जब भी जो भी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो भी व्हीकल्स हैं, मतलब जिनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में से या फिर फैक्ट्रीज और व्हीकल्स में से कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड व्हेनेवर द रेन टेक्स प्लेस, जब भी बारिश होती है तो क्या होता है कि द सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन इट गेट मिक्स्ड विद वाटर। ठीक है, जो भी बारिश में जो पानी है उसके साथ जब मिक्स होता है तो इट फॉर्म्स H2SO4 दैट इज एन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 बनाता है एंड व्हेन NO2 गैस गेट्स रिएक्टेड विद वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, HNO3 बनाता है। क्या बनाता है, HNO3। ठीक है, एंड दीज आर द टू एसिड्स दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, वन इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड अनदर इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स में से जो भी पॉल्यूशन हो रहा है तो उसमें कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही है जो पॉइजनस गैसेस हैं। तो व्हेनेवर इट रिएक्ट्स विद H2O एंड SO2, जब H2O के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बना, H2SO4 बना है, और जब NO2 H2O के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बनना है, HNO3 बन रहा है। ठीक है, तो इस ये कहीं ना कहीं क्या है, ये दोनों ही एसिड्स हैं जो कहीं ना कहीं बारिश के साथ हमारे ऊपर गिरते हैं। नॉट ओनली इट अफेक्ट्स द प्लांट्स एनिमल्स बट इट ऑल्सो अफेक्ट्स द मॉन्यूमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, जो नॉन लिविंग बॉडीज है उसको भी ऊपर भी इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर देना। ठीक है, ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछे क्लीन ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग कमेंट। ठीक है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई वाटर अगर आपको क्लीन नजर आ रहा है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फिट फॉर ड्रिंकिंग है। ठीक है, बिकॉज कुछ माइक्रोब्स या कुछ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा छोटे लेवल पे होते हैं, ठीक है, जो हम नॉर्मली नेकेड आइज नहीं दिख पाते। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर क्लीन और ट्रांसपेरेंट वाटर तो इट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स वेरियस जर्म्स, माइक्रोब्स, ठीक है, दैट विल अफेक्ट अवर बॉडी। ठीक है, और जिसकी वजह से वो डिजीज हो सकती है। देखो आगे देखते हैं, देखो मैंने पूछा यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार्स एंड द प्लैनेट्स। ठीक है, फिर मैंने पूछा व्हाट इज सोलर सिस्टम। आप लोगों को पता है सोलर सिस्टम इंक्लूड्स द 8 प्लैनेट्स। ठीक है, डोंट राइट 9 प्लैनेट्स के, क्योंकि नाउ प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट, इट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने नेचुरल फिनोमेना के ऊपर क्वेश्चन दिया कि एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बॉडी लूजेस इट्स चार्ज इफ इट टच इट विद आवर हैंड। ठीक है, बिकॉज आवर बॉडी एक्ट एज अ कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, तो जब भी हम किसी बॉडी पे, अगर कोई बॉडी सपोज ये बॉडी चार्ज है और जैसे इसको मैं टच करूंगा तो व्हाट विल हैपन, द चार्जेस विल फ्लो थ्रू माय बॉडी एंड इट विल गेट इनटू द अर्थ। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग इसको एक अर्थिंग प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब ये अर्थिंग का फिनोमेना होगा। ठीक है, तो चार्ज फ्लो करके मेरी बॉडी से कहाँ पे चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, और द बॉडी विल बिकम न्यूट्रल और चार्जलेस, मतलब बॉडी में अब कोई चार्ज नहीं रह जाएगा। ठीक है, फिर सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। मैंने आपको बताया था कि कौन से मेजर्स हैं ड्यूरिंग द लाइटनिंग के टाइम पे हमको जो ध्यान रखने थे। जैसे हम बात करें कि वी हैव टू, हम लोग को क्या करना चाहिए, बेसिकली जो वायर प्लग है, जैसे बड़े बड़े इक्विपमेंट्स है घर में, फ्रिज है, टीवी है, तो उनको अनप्लग कर देना चाहिए। ठीक है, और स्विच ऑफ द टीवीज, ठीक है, हमको बंद कर देना चाहिए और उनको अनप्लग भी कर देना चाहिए। लाइट्स ऑफ रख सकते हैं हम, और इवन वी डोंट हैव टू इन कॉन्टेक्ट विद टैप वाटर। ठीक है, हमको पानी के कॉन्टेक्ट में नहीं रहना, फ्लोइंग वाटर के कॉन्टेक्ट में नहीं रहना। ठीक है, फिर हम लाइटनिंग कंडक्टर्स का यूज कर सकते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर्स हम लोग देखा है आपने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लाइटनिंग कंडक्टर्स होती हैं जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर काफी सारे क्वेश्चन पूछे मैंने यहाँ पे। जैसे मैंने पूछा कि यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें
तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एडम्स एप्पल, ठीक है, दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, जो जनरली बेसिकली हम एक मेल में देखते हैं कि जो एडम्स एप्पल होते हैं दैट विल बल्ज दिस आउट, ठीक है, वो बल्ज आउट हो जाता है, ठीक है। फिर कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पता है आपको। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बॉडी हमने देखा था कि बेसिकली, ठीक है, जैसे बात करें मेल की, ठीक है, तो मेल के अंदर भी एक वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स एंड वाई, ठीक है, एंड फीमेल के अंदर भी क्या होता है दैट इज बोथ एक्स, ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं एक्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर सपोज ये वाला एक्स इस वाले एक्स से इंटरेक्ट होता है तो क्या बनता है एक्स एक्स बनेगा, ठीक है, और ये एक्स, ठीक है, अगर ये वाला सेम एक्स अगर इस वाले एक्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो भी क्या बनेगा एक्स एक्स, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ ये वाई एंड दिस इज एक्स तो विल बी वाई एक्स, ठीक है, और अगर ये वाई, ठीक है, इस एक्स तो वाई एक्स, ठीक है। तो मतलब बेसिकली एक्स एक्स मीन्स फीमेल चाइल्ड, ठीक है, और जहाँ पे वाई एक्स आ रहा है वो क्या है मेल चाइल्ड है, मतलब दिन में मतलब कहीं ना कहीं मेल कहीं ना कहीं, देखो फीमेल तो बेसिकली हमेशा दोनों ही एक्स क्रोमोसोम प्रोवाइड करती है, लेकिन जो मेल होता है वो एक्स और वाई दोनों प्रोवाइड करता है, मतलब कहीं ना कहीं मेल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो नया न्यूबॉर्न बेबी होगा वो फीमेल होगा या फिर मेल होगा, क्योंकि वो मेल के क्रोमोसोम्स के ऊपर डिसाइड होता है, ठीक है, क्योंकि मेल कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फीमेल रेस्पॉन्सिबल नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे हमको और क्वेश्चन देते हैं, जैसे मैनार्क एंड मेनोपॉज पूछे मैंने, ठीक है, तो इन दिस वे यू हैव टू राइट ऑल द आंसर्स एंड ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, तो जस्ट कंप्लीट द असेसमेंट, ठीक, बाय बाय।